A very good evening to all. Welcome to White and Neat चैनल। आज हम साइंस के ऊपर क्लास को स्टार्ट करेंगे और शायद आप कुछ ये सोचेंगे नॉर्मली क्या है कि सर आप कैसे क्लास 10th की साइंस को ले रहे हैं। तो चलो यहाँ पर बहुत बच्चों की डिमांड है नॉर्मली, क्योंकि वो ऑफलाइन में, क्योंकि मैं ऑफलाइन में जब क्लास लेता हूँ तो वहाँ पर क्या है 11th और 12th ही करा पाता हूँ, 10th को नहीं करा पाता। तो उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो 10th से 11th में जब आते हैं, तो 10th में क्या होता है उतने अच्छे से साइंस को नहीं कर पाते हैं। तो जितने का भी फायदा होगा, जो देखेंगे उनका फायदा हो जाएगा। जो जहाँ से भी कर रहे हो, बस हमारा एक ही मोटिवेशन है और हमारा एक ही वो है टारगेट कि हर बच्चे को नॉर्मली क्या है बहुत अच्छे से जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें समझ में आना चाहिए, चाहे वो फिर कहीं से भी करें। तो सबसे पहले क्या है, हम सबसे पहले इसके अंदर ये जानेंगे कि 10th के अंदर जो साइंस है, अभी साइंस के अंदर कितने चैप्टर्स हमारे किसके आते हैं। अब अभी 10th वाले बच्चों को सिर्फ यही पता होता है कि सर हमारे पास ओनली साइंस है। उन्हें इतना डिटेल में नहीं पता होता है कि यहाँ पर सर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। कुछ बच्चों को पहले पता भी होता है, बस मोस्टली क्या है क्योंकि जो हमारे एरिया के हैं ये इतना नहीं जानते हैं। बट ये वीडियो सबके लिए, ना कि कोई पार्टिकुलर एरिया के लिए। जिनको भी समझ में आए वो इसको अच्छे से पढ़े, और मैं इतना जरूर आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जो पढ़ेंगे और जो देखेंगे उनका जरूर फायदा होगा। अब देखो, सबसे पहले तुम्हारी 10th के अंदर अगर हम साइंस बुक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने कितने चैप्टर दे रखे हैं टोटल, तो उन्होंने चैप्टर 13 कर रखे हैं। अब इन टोटल चैप्टर्स के अंदर से अब आपके स्कूल के अंदर सेमेस्टर ही बनते होंगे, बट फाइनल में तुम्हारे पास जो पेपर होते हैं 10th के, तो फाइनल जो पेपर आता है वो पूरी साइंस का ही आता है। अब इन्होंने उसको क्या है टर्म 1 में कन्वर्ट करना होगा, टर्म 2 में कर रखा होगा, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 ऐसा कर रखा होगा। मैं आपको पहले ये बताऊं, इस साइंस में आपके पास में जो चैप्टर है कौन से चैप्टर किस में आते हैं। एक नाम दे रखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके बाद एसिड बेस एंड सोल्ट, उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल, फिर कार्बन इस कंपाउंड। अगर मैं इन चार चैप्टर की बात करूं तो ये आपके जो चारों चैप्टर आते हैं ये आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। सर ये केमिस्ट्री के है बिल्कुल, क्योंकि साइंस में जब आप 11th में साइंस को लेते हैं, चाहे आप नॉर्मली मैथ को लीजिए नॉन मेडिकल, या बायोलॉजी लेंगे तो मेडिकल, तो वहां आपके पास में साइंस को एज ए फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर मेडिकल है तो आप बायोलॉजी के फॉर्म में लेंगे। जो आप थोड़ा और बायोलॉजी के अंदर भी फिर आप देखते हैं बोटनी और जूलॉजी आती है, और फिर केमिस्ट्री के अंदर भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ये सब आप सुनते हैं नाम। अब यहां पर मैंने क्या कहा है आपसे, ये बताया केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस एंड सोल्ट, मेटल से नॉन मेटल, कार्बनिक कंपाउंड, ये तुम्हारे किसके चैप्टर से, आपकी केमिस्ट्री के। दूसरा अगर मैं बात करूं, एक है लाइफ प्रोसेस, दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी, और इसके अलावा तुम्हारे पास है आवर इन्वायरमेंट। क्योंकि जब आप 12th क्लास में आएंगे तो वहां आपको इकोलॉजी नाम का टॉपिक मिलेगा, और इकोलॉजी से ही सिमिलर है आपका आवर इन्वायरमेंट। तो इन चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आपकी इस बुक के ने जो यहाँ पे दिखा रखा है, एक ये वाले, ये सब आपके हैं बायोलॉजी के। केमिस्ट्री में आपके 4 दिखा दिए, बायो में आपके पास में क्या है 5 आ गए। एक ये हो गया, फिर ये है, और फिर आपके पास में ये वाले पार्ट। फिर आपको मैं बात करता हूं यहाँ पर। अब अगला देखें कौन सा बच रहा है आपके पास में। अब तो तुम्हारे पास में एक तो ये रहा है, जो रिमेनिंग है तुम्हारे पास में क्या है, ये इंक्लूडेड है आपके पास में किस में है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जहां पर आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इनके रूल क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये सब बात करते हैं जहां तुम्हारे पास वो है ये वाला पार्ट। फिर जहां पर आप ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, कुछ बच्चे समझते हैं सर आई है, आंख है, तो बायो में पढ़ेंगे। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड फिजिक्स का टॉपिक है एक्चुअल में, ये फिजिक्स में आता है। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी, जहां आप सारे वो पढ़ेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, करंट क्या होता है, ये सब आप डिटेल में बात करते हैं, तो ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि मैग्नेट का क्या होता है, तुम्हारे पास नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जो आपके पास एक मैग्नेट एक चुंबक होती है। अब उसमें क्या होता है, जो इनकी अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास में है फिजिक्स के। तो फिजिक्स में भी आपके पास कितने बन रहे, नॉर्मली क्या होता है 4 है, और केमिस्ट्री में भी आपके पास में कितने हैं 4 है, और बायो में आपके पास में कितने हैं 5 है।
तो ये टोटल चैप्टर्स आपके 13 दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी साइंस के अंदर। अब मैं जो आपको पहले कराऊंगा पोर्शन, सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा इस वाले को, जो कि है आपके पास में लाइव प्रोसेस, ये वाला। कहेंगे सर आपने ये क्यों नहीं कराया, यहाँ पर क्या है केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन। मैं इस पार्ट को कवर करूंगा, पहले मैं इस वाले पार्ट को बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं इसी को कराऊंगा, लाइव प्रोसेस पे अलग वीडियो आती रहेगी आपके पास में। जब भी आएगी वीडियो 2-3 दिन के अंदर जो भी आएगी, क्योंकि 2 दिन के बाद में मैं आपको डालते रहा करूंगा, उसके बीच में ही आपका पैरेलली मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो आप इस बात से ना सोचे कि सर आप ये करा रहे हो पहले ये करा रहे हो, पहले आप इसको अच्छे से समझ के देखें कि क्या होता है। अब देखो सबसे पहले, अब हमारे पास में क्या होता है, अब हम शुरू किसको कर रहे हैं, यहाँ पर साइंस को कर रहे हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं, अगर आप साइंस की बात करें नॉर्मली क्या होता है, तो साइंस क्या होती है, कितने बच्चों को पता है कि साइंस क्या होती है, बताएं व्हाट इज साइंस। चलो साइंस के चैप्टर हम पढ़ लेंगे, बट पहले ये तो बताएं साइंस हम कहते किसे हैं। पता है, जिनको पता है अच्छी बात है, और जिनको पता था नॉर्मली क्या है, जब आप वीडियो को देखें तो आप नीचे कमेंट कर दे कि साइंस सर ये होती है। ऐसा नहीं करना कि आप गूगल पर सर्च करो व्हाट इज साइंस और फिर आंसर कॉपी और पेस्ट कर दो, तो भाई ये नहीं, ईमानदारी से करना है। साइंस क्या है तुम्हारे पास में, एक्चुअल में बताऊं आपको क्या होता है, जो साइंस नाम है तुम्हारे पास में, ये कहां से लिया गया है, टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये आपकी ग्रीक भाषा से आया है। और जो वर्ड था वहां पर वो था तुम्हारे पास में साइंसिया। तो टेकन फ्रॉम कहां से लिया गया बताइए, नॉर्मल ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ग्रीक वर्ड में इसे हम क्या कहते हैं, साइंसिया, इससे। और साइंसिया का मीनिंग होता क्या है, टू नो, और या इसको आप कहते हैं नॉलेज। किसी भी चीज के बारे में जानना या नॉलेज रखना आपकी साइंस में आती है। आप ये जानना चाहते हैं सर हम जिंदा क्यों हैं, वाई वी आर अलाइव, कोई और है, जैसे कि तुम्हारे पास फैन है, ये क्यों चल रहा है, इसका रीजन आप जानेंगे तो आप फिजिक्स में जाएंगे। आप इंसान क्यों लिविंग है, तो लिविंग की प्रॉपर्टी आप बायो में पढ़ते हैं। अब वो किस वजह से बन रहा है, कौन से केमिकल्स हैं, वो तुम्हारी केमिस्ट्री में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे लिख पा रहा हूं, इस तुम्हारे पास में क्या है, इस वाले बोर्ड के ऊपर जो कि आपका स्मार्ट बोर्ड है, अब इस पे मैं लिख पा रहा हूं नॉर्मली क्या, तो टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी किसका पार्ट है तुम्हारे पास में, फिजिक्स का पार्ट है। तो अब जब भी किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, या हम उसके बारे में कोशिश कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी है हमें जानने की, तो हमें नॉलेज है, तो साइंस में आएगा। अब साइंस के तुम्हारे पास में क्या है, जो आपको यहाँ पर आपकी बुक में दे रखा है, यहाँ पर वो कौन से पार्ट के अंदर आता है, मैंने आपको बताया तुम्हारे जो चैप्टर्स थे, एक का नाम आपने क्या लिया है, फिजिक्स का नाम लिया है, और एक का नाम आपने क्या लिया है, केमिस्ट्री का नाम लिया है, और एक का नाम आपके पास में क्या होता है, बायोलॉजी। ये 3। अब मैं ये नहीं बताऊंगा नॉर्मल कि अभी आपको फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बेशक आप जान सकते हैं, बट कुछ बच्चों को लगेगा पता ना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। और आप इतना जरूर जान लें कि एक्चुअल में हमारे पास कुछ ऐसे भी होते हैं ये। तो ये आपके पास में बायोलॉजी है। फिजिक्स में आप नॉर्मली क्या आता है, जहां बात करेंगे मैक्सिमम नेचर और उसके फिनोमिना की बात करेंगे। केमिस्ट्री में आप नॉर्मली क्या होता है, कंपाउंड्स की स्टडी करते हो। आप जहां पर मैटर की स्टडी करते हैं वो सब आपके पास किस में जाएगा, केमिस्ट्री में। जहां पर आप लिविंग की बात करेंगे, मैं आपको मेन से बता रहा हूं, वो आपकी बायोलॉजी है, ये वाले पार्ट। केमिस्ट्री में आपके पास में कितने पार्ट है, 3 होते हैं। बायो में कितने होते हैं, 2। एक का नाम क्या होता है, बोटनी, और दूसरे का नाम क्या होता है, जूलॉजी। सर बोटनी और जूलॉजी क्या है, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा चलो लिख ही देता हूं यहाँ पर। एक का नाम क्या होता है, बोटनी, और एक का नाम क्या होता है, जूलॉजी। अभी आप बेशक ना भी जाने कोई बात नहीं, बट आप नाम देख लें ये किसके पार्ट है। कोई आपसे पूछने बैठ जाए बताओ भाई बोटनी किसकी है, तो बायो में बता देना। जूलॉजी बायो का पार्ट है। केमिस्ट्री भी तुम्हारे पास में किसकी पार्ट होती है बताएं, केमिस्ट्री में आता है, एक का नाम आता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर कहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आता है हमारे पास, जहां आप एलिमेंट की स्टडी करते हैं, जो आप कहते हो ना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये सारा इनऑर्गेनिक का पार्ट है।
जहां पर ये मेटल्स नॉन मेटल आप पढ़ते हैं, आपका पास चैप्टर भी था, देखो ये वाला पार्ट अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। एसिड बेस एंड सोल्ट आप पढ़ते हैं एक्चुअली, आगे जब 11th में आप आएंगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा, वहां पर क्या केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, तो वहां पर आप इन सब के बारे में जानेंगे जो फिजिकल का पार्ट है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अब केमिकल बैलेंस करना तो दोनों का ही पार्ट होता है वैसे एक तरह से, पर बैलेंसिंग करना फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। अगला कार्बनिक कंपाउंड, ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। अगर आपको मैं इतना ही बताऊं डिटेल के अंदर क्या है कि सर ये किसका पार्ट है, तो आपको अगर जानने की कोशिश है थोड़ी क्या है, तो आप ये अगर देख सकते हैं तो ये किसका पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपको मेटल्स या नॉन मेटल्स की बात करूं तो ये आपके पास में किसका पार्ट है, इनऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा नाम अगर आप कहना चाहें। फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑफ एसिड बेस एंड सोल्ट, तो ये आपके फिजिकल के पार्ट है। तो एक्चुअली आपके पास में 3 पार्ट है केमिस्ट्री के। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ अभी, ये कहेंगे सर हम बोर हो रहे हैं, तो एक इनऑर्गेनिक का नाम है और दूसरा क्या आता है, ऑर्गेनिक, और तीसरा तुम्हारे पास में क्या होता है, फिजिकल। तो ये आपके पास में केमिस्ट्री के पार्ट। पीछे केमिस्ट्री लिख लेना आप, जहाँ इतने समझदार होंगे, सर हम इतने है ही नहीं समझदार, तो भाई लो केमिस्ट्री शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये केमिस्ट्री। ये वाला बोटनी की बात करते हैं आप, सर अब ये तो बताओ होते क्या है, अब इतना नहीं बताऊं वरना सारे बच्चे बोर हो जाएंगे यहाँ पर। चलो पढ़ते हैं आपने क्या होता है। अब मैं जो चैप्टर को तुम्हारा स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको भी कहा था थोड़ी देर पहले, किसको पढ़ेंगे यहाँ पर क्या है, इस वाले को पढ़ेंगे, और जो कि आपके पास में किसका पार्ट है एक्चुअल में, वैसे बायोलॉजी का। तो हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर बिगिन करें सबसे पहले, और उसका नाम क्या है तुम्हारे पास, लाइफ प्रोसेस। तो चलो सबसे पहले आते हैं हम तुम्हारे चैप्टर की तरफ, और क्या नाम है तुम्हारे पास, लाइफ प्रोसेस। नाम ही को देखते हैं सबसे पहले कि लाइफ प्रोसेस, लाइफ का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज लाइफ। मैं तुम्हें पढ़ा पा रहा हूं, अगर मेरे पास लाइफ है तभी तो, और आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप उसे महसूस कर पा रहे हैं, तो ये आपके पास एक लाइफ है। तो लाइफ के कुछ फंडामेंटल होते हैं कि तुम्हारे पास, हम किसी को कैसे कहते हैं कि लिविंग है कहना है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या तुम्हारे पास में कैरेक्टरिस्टिक होती है लाइफ की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग, लिविंग बींग लिख लेना, क्योंकि हम सब लिविंग की बात कर रहे हैं, चाहे वो तुम्हारे पास प्लांट हो, चाहे वो तुम्हारे पास में एनिमल हो। अब कहेंगे सर कुछ बच्चों को तो ये भी डाउट होगा, तो एक बात बताओ, प्लांट जो होते हैं ये हमें देखा तो है नहीं इनको, क्या है, क्योंकि हम तो भागते रहते हैं चलते रहते हैं, पर प्लांट तो एक जगह पे खड़ा रहता है, और उसकी हमें जो लीफ है वो ग्रीन जरूर दिखाई पड़ती है, और कोई पार्ट कोई लीफ ऐसी भी है जो येलो पीली पड़ जाती है, और कुछ झड़ने के बाद नीचे भी गिर जाती है। अब हमें ये बताओ प्लांट को हम कैसे कहें कि लिविंग है। भाई जो तुम्हारे अंदर प्रोसेस होती हैं वो प्लांट में भी होते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस है कि जो तुम्हारे अंदर है बट उनमें नहीं है। कहेंगे सर हम तो सांस लेते हैं, मैं तुमसे कहूँ कैसे सांस लेते हैं हम, सर आप खुद को देखना, नॉर्मली क्या होता है, जब आप सांस लेंगे तो जो आपका चेस्ट वाला रीजन है ये ऊपर नीचे होता रहता है। प्लांट को तुमने देखा ही नहीं है कभी उसकी टहनी ऊपर नीचे हो रही हो, कह रही हो कि हम सांस ले रहे हैं। बात तुम्हारी भी सही है भाई, बट तुम्हें लगेगा नॉर्मल क्या है, अगर आप किसी को बाहर से देखकर ये बता पा रहे हैं कि सर ये सांस ले रहे हैं, और इसकी जो चेस्ट है वो कभी आउटवर्ड कभी इनवर्ड, कभी बाहर है कभी अंदर हो रही है, तो हमें लग रहा है कि जिंदा है। कोई इंसान सोया होता है, तुम कहते हो सर ये सो रहा है, अगर वो सांस ले रहा है ऊपर नीचे चेस्ट हो रही है तो हाँ सो रहा है, अगर सर नहीं हो रही है तो हमें डाउट होता है कहीं टपक ना गया हो, मतलब कहीं मर ना गया हो। तुम्हें ऐसा भी लगता है? तो देखिए ध्यान से वो, आप यहां पर देखिए, अब लिविंग तुम्हारे पास में क्या आता है, क्या होती है सबसे पहले जो तुम्हें लगता है, एक तो नाम जो जिसके बिना शायद तुम्हारा कुछ है ही नहीं, सर हम क्या है, सांस लेते हैं, तो चलो नाम को लिख लेते हैं हम, रेस्पिरेशन। सर हम रेस्पिरेशन नहीं कहते हैं, हम इसे ब्रीथिंग कहते हैं। लो भाई ब्रीथिंग कर लो। वैसे सर एक होती है, कह लो आप एक है, पर आज जब 11th में आएंगे वहां पर आप जब पढ़ेंगे बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो जितने यहाँ टॉपिक्स तुम्हारे पूरे चैप्टर में दे रखे हैं ना,
उन वाले टॉपिक वहां पर अलग ही चैप्टर है। हमें सर कैसे, मैं बताऊंगा आगे चल के जब चलता रहेगा ये। तो पहला है रेस्पिरेशन, तो दूसरा हम खाना खाते हैं, बस तुम्हें सांस लेना हो, खाना खाना याद रहता है, डाइजेशन। तीसरा, इसके अलावा तुम क्या करते हो सर, एक्सक्रीशन भी होता है, ठीक है। और सर और हमारे अंदर क्या है, आप बताएं, बस हमें दो तीन याद रह गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक रेस्पिरेशन भी होता है, और इसके अलावा क्या है, डाइजेशन भी होता है और एक्सक्रीशन भी होता है। ये तुम खाना खा रहे हो, पचा रहे हो, ये सब है। यहाँ पर आप वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करते हैं, यहाँ पर आप सांस ले रहे हैं। अगला एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास, इंपॉर्टेंट होता है वैसे, ग्रोथ। एक और जिसके बिना हम किसी को लिविंग कह ही नहीं सकते, और वो है तुम्हारे पास में मेटाबॉलिज्म। अगर किसी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो आप तभी कह सकते हैं ये लिविंग है। सर अगर ये नहीं हो रहा तो आप नहीं कह सकते कि ये लिविंग है। होता क्या सर ये मेटाबॉलिज्म, आपने इतना अच्छा नाम बता दिया हमें, पर हमें तो भारी लग रहा है ये होता क्या ये। चलो देखेंगे अभी। अब देखो, हमारी तुम्हारी एनसीईआरटी की बात करता हूं मैं, क्या लिखा है यहाँ पर, इनको वैसे लिख लेना आप अपने उसके लिए, कोई तुमसे पूछने बैठ जाए कि बताओ भाई लिविंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो बुक ने पहले लिखा है हम कैसे बता पाएंगे डिफरेंस कि क्या अलाइव है और तुम्हारे पास में कौन अलाइव ना है, मतलब कौन लिविंग है कौन ना है। जैसे कि एक गाय है तुम्हारे पास, एक कुत्ता है और वो दौड़ रहा है, एग्जाम्पल दो, कुत्ते का दिया इन्होंने। एक डॉग रनिंग, एक कुत्ता यहाँ पर दौड़ रहा है, और एक तुम्हारे पास गाय है जो कि अपना चारा वगैरह क्या है वो खा रही है, या तुम्हें यहाँ पे क्या है वो अपना चीविंग कर रही है, चबा रही है खाने को, कुछ भी कर रही हो। और एक आदमी है जो कि चिल्ला रहा है, दूसरा, और वो कहां पर चिल्ला रहा है, तुम्हारे गलियों के अंदर। अब इनको तो आप बहुत आसानी से कह देंगे सर, आपको हम बताएं, जो ये डॉग है जो दौड़ रहा है, और जो गाय है चबा रही है, जो आदमी चिल्ला रहा है गली के अंदर, ये तो लिविंग है, हमने देख के बता दिया। दूसरा, अब हम उसको कैसे कहें, अगर वही गाय और वही आदमी और वही कुत्ता तीनों सो रहे होते हैं, तब कैसे कहते हैं लिविंग है। कहेंगे सर वो सो ही तो रहा है, वैसे तो जिंदा है। अब किस बेस पे कहते हैं भाई, चलो पहले तो कुत्ता दौड़ रहा था, कुत्ता रनिंग कर रहा था डॉग, और गाय तुम्हारे पास में चबा रही थी, और आदमी चिल्ला रहा था। तो आपने की प्रॉपर्टी देख के बाहर से तुम्हें लगा चिल्ला रहा है भाग रहा है तो लिविंग है। अब जब वो सो रहे हैं तो आप किस बेस पे कहोगे वो लिविंग है, सर वो सो ही तो रहा है पर सांस तो ले रहा है। बात ये भी सही है भाई तुम्हारी। अब आगे क्या है तुम्हारे पास, अगला देखें हमारी बुक ने क्या कहा है। हम अभी सिर्फ ये सोचेंगे, तुम्हारे पास नॉर्मली क्या होता है कि ये तुम्हारे पास अभी जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है भाई, वो सो रहे हैं जब भी, तो हमें कैसे पता है, हाउ डिड वी नो दैट, हमें कैसे पता। आंसर, तो इसका जवाब तुम्हारे पास में क्या है, तो हम उन्हें देख सकते हैं कि वो ब्रीथिंग कर रहे हैं, वो सांस ले रहे हैं, इसको ही मैंने कहा था रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग कर रहा है तुम्हारे पास, रेस्पिरेशन कर रहा है, तो वो तुम्हारे पास में है। अगला, प्लांट की कैसे बता पाओगे सर ये लिविंग है, व्हाट अबाउट प्लांट, हमें कैसे पता कि वो है तुम्हारे पास। अब वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, प्लांट की जो लीफ है भाई कैसी होती है, हरी होती है। तो उनमें से क्या कहेंगे सर, कुछ पार्ट तुम्हारे पास में क्या आता है, ग्रीन के अलावा भी होते हैं, अदर देन ग्रीन। भाई प्लांट की हर पत्ती थोड़ी ग्रीन है, कोई येलो कलर की भी होती है, और जब येलो होती है सूखने के बाद नीचे गिर जाती है। तो अब क्या कह रहे हूं, अब वो ग्रो करते हैं तुम्हारे पास में ओवर टाइम, बट हम उन्हें क्या कहते हैं, बट फिर भी तो लिविंग है, तो हम उन्हें कैसे कहेंगे लिविंग है। तो इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। तो अब कुछ सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। हमें तुम्हारे पास जो इंसान है, आप देखते होंगे जब आप किसी इंसान फॉर एग्जाम्पल तुमसे दूर गया हो और वो आपसे मिले 5-6 महीने बाद, तो आप कहेंगे यार तेरी हाइट तो बहुत बढ़ गई, तुम बहुत बदल गए। बट जब आप उसे लगातार देख रहे होते हैं तो तुम्हें इतना चेंज नहीं दिखाई पड़ता है। तो इंसान जो लिविंग होते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनकी ग्रोथ होती है। बट याद रखें जो ग्रोथ है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिलती है। जिस स्मार्ट बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास, अब देखो मैं इसका जवाब दे रहा हूं तुम्हें, क्या है कि ग्रोथ है तुम्हारे पास। ग्रोथ आपको कहां मिलेगी, नॉर्मली क्या आता है बताए, क्या लिविंग के अंदर होगी या नॉन लिविंग के अंदर भी होगी, तो याद रखना प्रेजेंटिंग,
लिविंग के अंदर और इसके अलावा नॉन लिविंग में भी। अब कुछ कहेंगे सर आपने गलत बता दिया, आपको यहाँ पर क्या है। अभी भाई सुन लो जो कह रहा हूं, अभी ज्ञान मत झाड़ो मत बताओ, क्योंकि अभी तुम्हें नहीं पता इतनी बात है। लिविंग के अंदर कैसे है, मैं हूं तो मेरी ग्रोथ हो रही है, कहेंगे सर कैसे हो रही है। अब ऐसा थोड़ी होता है कभी तुम्हारी नाक बढ़ गई हो, कभी सिर के ऊपर एक गुम्बद सा बन गया हो, हाथ कह रहा हो भाई आज मेरी ग्रोथ हो रही है, तो वो तो इंटरनल हो रही है, हमारी ग्रोथ अंदर से होती है। तो जो लिविंग के अंदर प्रॉपर्टी है, जो लिविंग के अंदर ग्रोथ है, वो कैसे होती है तुम्हारे पास, इंटरनल, अंदर से होती है। बट अगर आप जो नॉन लिविंग की बात करते हैं, इनकी ग्रोथ होती है एक्सटर्नली। सर आप कैसे कहेंगे एक्सटर्नल है, इसी स्मार्ट बोर्ड को मैं अगर 10 दिन साफ ना करूं, जो इसका आज वेट है, जो इसका आज वजन है, 10 दिन बाद इसके ऊपर कुछ ना कुछ रेत जम जाएगा बाहर से, जो कि डस्ट पार्टिकल है, सोइल पार्टिकल है, वो आके जमा हो जाएंगे। आप बताओ थोड़ी बहुत भी मिट्टी आके जमा होगी तो थोड़ा बहुत तो वेट बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। जब थोड़ा बहुत वेट बढ़ रहा है तो ग्रोथ तो हुई है। अब मुझे बताओ तुम्हारा जो रेत है, जो पार्टिकल है, जो भी सैंड के पार्टिकल है, वो कहाँ जमा हुए, बाहर या अंदर, तो आप कहेंगे सर बाहर। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि एक्सटर्नल है। और हमारे अंदर जो लिविंग है, जिनको आप कहते हैं, उनमें कैसी ग्रोथ होती है, इंटरनल। तो ग्रोथ तुम्हारे पास दोनों में पाई जाती है, ये बात को याद रखना। इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखिए प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग, आप देखते थोड़ी है कि मतलब उनकी ग्रोथ बाहर से एकदम विजिबल आपको दिखाई पड़ रही है। एंड सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। भाई कुछ ऐसे हैं, आपने इंसान को देखा, किसी और को देखा, तो उसकी चेस्ट है इंसान की या ह्यूमन बीइंग की, वो आगे पीछे हो रही है तो उसका मूवमेंट हो रहा है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिनका आप मूवमेंट देख पा रहे हो वो ही लिविंग है, या जिनका मूवमेंट आप नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो लिविंग ना है। तो याद रखें, कुछ के मूवमेंट विजिबल है, कुछ के मूवमेंट को हम देख लेते हैं और कुछ के नहीं देख पाते, बट वो फिर लिविंग है वैसे। तो ये आपकी एनसीईआरटी में बताया, मैंने आपको हर एक वो वर्ड बता दिया क्या होता है, इसको इतना ध्यान से सुने। तो आपने रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है। मैं बात करूंगा अब इनकी होते हैं क्या है डिटेल में, अभी रुक जाओ, और हमें पूरे चैप्टर में इन सबको पढ़ना भी है। चलो अगले उसकी बात करता हूं मैं। अब देखो मूवमेंट जो तुम्हारे पास होते हैं ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो ध्यान से भाई, हमारी जो सेल है, सर सेल क्या होती है, हम सब किसके बने होते हैं, सेल्स के। बिना सेल के तो लाइफ ही नहीं है, सेल में ही तो जिंदगी है, सेल में ही तो जिंदगी है। अब सेल के अंदर जो तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में क्या होती है तुम्हारे पास में, सारी की सारी केमिकल रिएक्शन। आपको मैं एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग, जो आपका साइटोप्लाज्म है, जो आपकी सेल है, उसमें चल रही है केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है भाई। कहेंगे सर हमने ऐसा देखा ही नहीं था, पूरा नाम लिखूं, लिखो सर, लो भाई देखो, केमिकल रिएक्शन ये, और यही केमिकल रिएक्शन क्या कर रही है, हम सबको लिविंग बना रही है। सेल में साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन चल रही है, और उन्हीं केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है हम सबकी जिंदगी। और उन सब केमिकल रिएक्शन को मिलाकर अभी जो मैंने नाम लेता मेटाबॉलिज्म, वही तो है नाम। तो ये केमिकल साइटोप्लाज्म जो चल रही है। अब मुझे बताओ, क्या जो केमिकल रिएक्शन है सेल के अंदर, हमें क्या होते, नेकड आई से, नेकड आई से विजिबल है, बताओ, नेकड आई से विजिबल है जो केमिकल रिएक्शन है। आप इनको समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो और जो इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं वैसे लिख सकते हैं बेशक, नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई। तो आप ये देख ही नहीं सकते हो डायरेक्टली। तो कंपाउंड तुम्हारा कभी कोई बन रहा है, कभी कोई बन रहा है, तो उससे ये चलता रहता है। अब एक कंपाउंड बन रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब उन्होंने क्या कहा है तुम्हारे पास में, हमारे उसके अंदर क्या होता है, कुछ मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल से हमारी सेल के अंदर, जिनके अंदर क्या होता है तुम्हारे पास, वहां पर मूवमेंट चल रहा है, पर सारे मूवमेंट विजिबल थोड़ी है। आगे उन्होंने कहा है हमसे, अगर हम एक प्रोफेशनल से, इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू ए प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट का मतलब जो बायोलॉजी के बारे में स्टडी करता है,
उसे हम करते हैं, जो स्टडी करता है किसकी, स्टडी ऑफ बायोलॉजिस्ट, उसे हम कहते हैं क्या, बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजी के अगर हम बहुत बड़े साइंटिस्ट से या बहुत बड़े प्रोफेसर से पूछे कि हमें बताइए क्या जो मूवमेंट है तुम्हारे पास, अब देखो ये तुम्हारे पास में क्या आता है, क्या जरूरी होते हैं, पहली चीज तो ये, क्या जरूरी होते हैं, वो कहेगा बिल्कुल यस, ये सारे मूवमेंट जरूरी है। बट हमें अभी तो नहीं देख, हम देख कर नहीं बता सकते इनको, वो बायोलॉजिस्ट जरूर कह देगा। अब एक नाम आ रहा है आगे चल के, इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मोलिकुलर मूवमेंट, तो अब दैट इज पार्टली व्हाई देयर इज कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रू लिविंग और नॉट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्या कह रहा हो, जो वायरस है उसमें तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो कोई केमिकल रिएक्शन ना चल रही, ध्यान से सुने इस बात को क्या कह रहा हूं। जो कोरोना वायरस है वो भी वायरस ही था जिसने लॉकडाउन लगवाया। अब सर हम तो तमन्ना करते हैं वापस से आ जाए भाई, हम तो दुआ भी करते हैं पेपर के टाइम पे कि भाई दोबारा आ जा, पास करवा दे हमें। अब ये उम्मीद नहीं है करनी है हमें। अब उसके बारे में सुन लो, वायरस के बारे में क्या बता रहा हूं। पहली चीज तो वायरस तुम्हारे पास, सर हमें ये बताओ लिविंग या नॉन लिविंग, मैं ना ये कहूंगा लिविंग है, मैं ना ये कहूंगा नॉन लिविंग है, बताऊं कैसे। अगर वायरस किसी की बॉडी पर है, किसी के ऊपर है, शरीर के ऊपर है, तो वो लिविंग बन जाता है, और अगर नीचे पड़ा हुआ है किसी के हॉट सेल के ऊपर ना है तो वो नॉन लिविंग है। कहेंगे सर बड़ा हरामी है, बिल्कुल भाई। तो वायरस को हम क्या मानते हैं, अगर मैं आपको बताऊं एज ए बायोलॉजी, क्योंकि जब आप 11th क्लास में आएंगे तो वहां आप पढ़ेंगे, एक चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और वहां एंडिंग में वहां वायरस नाम का टॉपिक दे रखा है। अगर आपके बड़े बहन भाई हो जो 11th में हो और बायोलॉजी उनके पास हो, तो उनकी बुक को लेना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकेंड चैप्टर है, एंड में जाना जहां पे चैप्टर खत्म हो रहा होगा, राइट साइड में ऊपर से विरोइड के बाद में तुम्हारे, विरोइड से पहले वायरस नाम का टॉपिक आएगा। तो यहां क्या कह रहा हूं, तो वायरस क्या होते हैं सर बताइए, तो वायरस आर कनेक्टिंग लिंक, यहां लिख देता हूं, वायरस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम इनको यही नहीं बता पाए आज तक कि भाई ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये दोनों के बीच की कड़ी है। वायरस कहता है मैं दोनों में ही आऊंगा, मैं नॉन लिविंग के समान भी हूं और लिविंग के समान भी हूं, सबसे इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको बता दिया क्यों, अगर किसी के ऊपर है तो लिविंग है, और अगर नहीं है तो तुम्हारे पास नॉन लिविंग है। और आपको एक और चीज बताऊं, वायरस में कोई सेल ना है, और जब तक किसी में सेल ना है तो हम उसको कैसे लिविंग कह देंगे। तो वायरस तुम्हारे पास जो होते हैं ये एसेल्यूलर है, इनमें कोई सेल ना है, डू नॉट हैव सेल, आप लिख सकते हैं बेशक, डू नॉट हैव सेल। और जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूं ना ये वायरस ही है, सर ऐसा रहता है, वो बना रखा है भाई, ये वायरस ही है, ये वाले इनमें तुम्हें कांटे कांटे से दिख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखें, अगला है मेरे पास में, अब देखो वाई आर मोलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, ये जो मूवमेंट हो रहे हैं क्यों जरूरी है। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लास दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, दे कैन हैव टिश्यू। अब देखो सारे ऑर्गेनिज्म तुम्हारे पास होते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ध्यान से सुन लें जो बता रहा हूं, और ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, जितने भी जीव हैं वो सारे किसके बने होते हैं, सेल्स के। और जो हमारी सेल्स होती है, याद रखना, ग्रुप ऑफ सेल, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं इनको हम कहते हैं टिश्यू। और जो टिश्यू होता है तुम्हारे पास, और ग्रुप ऑफ टिश्यू जो तुम्हारे पास में आता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये मिलके बनाता है ऑर्गन को। और जो मेनी ऑर्गन होते हैं, जो कई सारे ऑर्गन है, ये मिलकर आपस में काम करते हैं, मेनी ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट एंड इंटरेक्ट, वो आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, और वो मिलके बनाते हैं किसको, ऑर्गन सिस्टम को। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया नॉलेज के लिए। सर क्या होता है हमें समझ में नहीं आया, हम सब किसके बने होते हैं बताओ, सेल्स के। और सेल्स मिलके किसको बनाती है, टिश्यू को। तो सेल से मिलके बनता है टिश्यू, आप पहले तो ये याद रखें। और टिश्यू से कौन बनता है तुम्हारे पास, ऑर्गन। और ऑर्गन जब मिलते हैं तो कौन सा बन के आता है, ऑर्गन सिस्टम।
जैसे कि मैं बात करूं, हमारे अंदर लीवर है, बिल्कुल है, लीवर एक ऑर्गन ही तो है। किडनी है, किडनी एक ऑर्गन है। दिल है तुम्हारा, जो जिगर का टुकड़ा है तुम्हारा, दिल है, वो भी तो एक ऑर्गन है। अब ये सारे आपस में मिलकर काम करते हैं। तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में होता है ऑर्गन सिस्टम। अब उन्होंने क्या लिखा है देखो, उनमें टिश्यू होती है, टिश्यू में सेल्स है, टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, टिश्यू। तो टिश्यू में कौन होगा, सेल ही तो होगा। और सेल में स्मॉलर कंपोनेंट है उनके अंदर। अब यहां पर क्या कह रहा है वो आगे चल के कि तुमसे, हमारे उनके अंदर क्या है, कुछ कंपाउंड्स होते हैं तुम्हारे पास जिनका आपस में ब्रेक डाउन हो रहा है। भाई ब्रेक डाउन हो रहा है, मैं बताऊं आपको, हमारी सेल में जो रिएक्शन चल रही है, उन रिएक्शन में कुछ टूटता भी रहता है, कुछ बनता भी रहता है। तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, सुने ध्यान से, केमिकल रिएक्शन, अभी मैंने आपको जो नाम लिया था, केमिकल रिएक्शन कहाँ चल रही है तुम्हारी, आप इतना याद रख ले, ये केमिकल रिएक्शन है, समझ जाना भाई, रिएक्शन की स्पेलिंग शॉर्ट में केमिकल रिएक्शन है। कुछ में तो ब्रेक, तुम्हारे पास में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। और जो ब्रेक डाउन होता है इसको आप कहते हैं कैटाबोलिज्म, ब्रेक डाउन। भाई हमारी सेल में कुछ रिएक्शन जिनमें कुछ टूट रहा है तो उन्हें हम कहते हैं कैटाबोलिज्म, और जिनमें कुछ बन रहा है, फॉर्मेशन। तो जिनमें तुम्हारा कुछ बन रहा है, या फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड या मोलिक्यूल, चलो मैं कंपाउंड नहीं कह रहा, अभी मोलिक्यूल कह रहा हूं, जिनमें तुम्हारा कोई मोलिक्यूल बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूल, उसे हम कहते हैं एनाबोलिज्म, ये वाले। और ये टूटना भी चल रहा है हमारी सेल में एक साथ साथ, और वहां पर क्या बनना भी चल रहा है, फॉर्मेशन भी चल रहा है। और जब ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तो इनको हम मिलाकर कहते हैं मेटाबॉलिज्म, जब भी मैंने नाम लिया था। और मेटाबॉलिज्म याद रखना, ये एक ऐसा फीचर है, अगर ये किसी में ना है तो कोई भी लिविंग नहीं है। अब तुम्हारी बुक ने उसको अलग अलग लैंग्वेज में करके लिख दिया, शॉर्ट में कहीं पर ब्रेक डाउन हो रहा है, कहीं पे कुछ बनेगा। अब इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन, तो सारे एक ऑर्डर में चल रहे हैं तुम्हारे पास में, अगर वो तुम्हारा ऑर्डर टूट जाएगा तो कोई भी लिविंग नहीं रहेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, एक साथ में वहां पर रिपेयरिंग भी चल रही है और वहां पर स्ट्रक्चर को मेंटेन भी करा जा रहा है। तो हमारे बॉडी में आप देखते हो ना, फॉर एग्जांपल आपकी कोई कहीं पर चोट आ जाए तो उसकी रिपेयरिंग भी हो जाती है। और हमारी सेल के अंदर भी मैं आपको बताऊं, वैसे हमारी सेल के अंदर भी हमेशा सेल कुछ बन रही है और कुछ टूट रही है, एवरी टाइम। तो ब्रेकडाउन भी हो रहा है, फॉर्मेशन भी हो रहा है, दोनों ही चल रहा है। और अगर केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां नाम क्या आता है, कैटाबोलिज्म का। और दूसरा नाम कौन आता है तुम्हारे पास, एनाबोलिज्म। प्लीज, ये कैटाबोलिज्म है और वो दूसरा एनाबोलिज्म। अब देखो, मोलिक्यूल है तुम्हारे पास में, सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मोलिक्यूल, सारे किसके बनते हैं, कुछ ना कुछ मोलिक्यूल के। ये आपस में चलते रहने चाहिए हमेशा या हर वक्त। चलो आगे देखते हैं, कौन कौन से वो, कौन मतलब व्हाट आर दी मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है जो मेंटेन के लिए जरूरी है। आपको मैं बात कर चुके हैं हम, बताओ लिविंग के कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है तुम्हारे लेवल पे, रेस्पिरेशन, और तुम्हारा खाना डाइजेशन, और कौन सा है तुम्हारे पास, ग्रोथ का बता दिया, और कौन सा है, मेटाबॉलिज्म बता दिया। तो और भी तो होता है, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन। रुको सबर कर लो थोड़ा सा, चलो आगे की तरफ देखें। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, बताओ। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो और इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पार्टिकुलर, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन ए क्लास। चाहे तुम बैठे पड़े हो, चाहे तुम खड़े हो, चाहे तुम पढ़ रहे हो, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, तो जो लाइफ के प्रोसेस है, ऐसा ना है कि भाई देख लाइफ प्रोसेस कहने लग गया, फॉर एग्जांपल सांस, रेस्पिरेशन, हमारा लंग्स हमसे कहने लग गया कि यार देख अब तू पढ़ नहीं रहा ना, अब मैं बंद हो जाता हूं। अगर वो बंद हो गया तो तू भी बंद हो गया फिर हमेशा के लिए। तो ऐसा नहीं करेगा कि नॉर्मली क्या तुम बैठे पड़े हो कि तो मैं रुक जाता हूं, दिल कहेगा यार एक काम करता हूं, तू भी सो रहा है तो मैं भी सो जाता हूं। अब तुम कहोगे भाई मत सो, अगर वो सो गया तो तुम भी सो जाओगे परमानेंट, और ऐसा सोओगे जो उठोगे नहीं दोबारा। तो जो प्रोसेस है तुम्हारे जो लिविंग के लिए जरूरी है, तो रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, तुम्हारे पास में क्या डाइजेशन है, ये ग्रोथ है, ये मेटाबॉलिज्म है, ये वो प्रोसेस है, चाहे आप कुछ काम कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, तो ये सब चलते रहते हैं। आ रहा है समझ में कुछ। तो याद रखना, जो लाइफ प्रोसेस के ये जो फीचर्स हैं, जो ये प्रॉपर्टी है, जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये हमेशा चलती रहती है। इवन व्हेन वी आर जस्ट अस्लीप, अगर तुम क्लास में सो भी रहे हो,
सो गए तुम क्लास में, इसका मतलब ये थोड़ी तुम लिविंग ना हो, तब भी तुम लिविंग हो, कोई थप्पड़ मार के उठा देगा फिर। अगला, द मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन, भाई मेंटेनेंस ये चलता रहेगा हमेशा, और ये सारे तुम्हारे पास इसको लाइफ को मेंटेन के लिए जरूरी है। तो लाइफ प्रोसेस को मेंटेनेंस के लिए बताओ कौन कौन से जरूरी है तुम्हारे पास, कहीं लिख ले या तुम यहाँ पे जानते हो वैसे, बताओ मेंटेनेंस के लिए कौन सा जरूरी है, एक बार और लिख लेते हैं। तो क्या नाम आता है, ग्रोथ का, और क्या नाम आता है, डाइजेशन का, और कौन सा नाम आता है बताओ, एक्सक्रीशन का। तो कौन सा आ रहा है तुम्हारे पास, ग्रोथ आ गया, डाइजेशन और एक्सक्रीशन। इसके अलावा और बताइए, केमिकल रिएक्शन जो कि इनको हम क्या मिला के बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, तो ये नाम है मेटाबॉलिज्म। और क्या बताएंगे सर, और भी तो बताइए, ग्रोथ, डाइजेशन, सब वो तो आपने छोड़ दिया हमारा, कौन सा वाला पार्ट, एक्सक्रीशन भी हो गया, मेटाबॉलिज्म भी हो गया, एक और करिए, सर्कुलेशन, और एक और है तुम्हारे पास ट्रांसपोर्टेशन, ये सब। तो ये प्रोसेस है जो चलते रहते हैं। अब कौन कौन से प्रोसेस चलते रहते हैं, तो ये जरूरी है तुम्हारे पास सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी में। आ रहा है कुछ समझ में? चलो आगे चलते हैं। मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। एनर्जी जरूरी है सबसे ज्यादा। तुमसे मैं कहूं, तुम खाना क्यों खाते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम खाना क्यों खाते हैं, तुमसे पूछूंगा तो कुछ बच्चे तो ऐसे कहेंगे सर हम खाना खाते हैं क्योंकि हमें भूख लगती है, इसलिए भूख मिट जाती है खाना खाने के बाद। वैसे क्यों खाते हैं सर, भूख मिटाने के लिए। हम सब जो खाना खाते हैं, ये जो तुम देख रहे हो, सर बहुत अच्छा लग रहा है, काश हमें वैसे मिल पाता, पढ़ाई कर लो आपको इससे बेहतर खाना मिलेगा। जो आप ये देख पा रहे हैं, जो फूड है तुम्हारे पास, फूड हम क्यों खाते हैं बताइए। ये हम खाते हैं टू गेट एनर्जी है। सर हमने तो आज तक यही सुना था, खाना खाने आओगे खा लोगे तो भूख ना लगेगी। तो भाई भूख क्यों, क्योंकि वो शरीर तुम्हारा बॉडी तुमसे कहता है खाना खा ले, तुम्हें एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी तुम्हें फूड से मिलेगी। तो हमारी जो एनर्जी है, ये केमिकल रिएक्शन जो चल रही है, जो आप ये सारे प्रोसेस कर पा रहे हैं, तो इन सब में एनर्जी का खेल है। अगर तुम्हें एक दिन खाना ना मिले तो तुम हो जाओगे बिल्कुल एकदम से कि सर हमारे शरीर में कोई ताकत ना है, कुछ ना है। तो ताकत है, जो एनर्जी है तुम्हारे पास, जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आती है, खाने से आती है। तो हम खाना क्यों खाते, को तुमसे पूछ ले, वाई डू वी ईट फूड, वाई डू वी ईट फूड, अगर कोई तुमसे पूछने बैठ जाएगा तो अब बता दोगे क्यों खाते हैं हम खाना, हाँ सर। पर हम ये नहीं भूलेंगे कि हम अपनी भूख मिटाने के लिए खाते हैं। तो भाई पहले ये बता देना कि हमें एनर्जी के लिए खाते हैं, उसके बाद तुम चाहो जो समझने के लिए बोल दो, ठीक है, बट आंसर यही मिलना चाहिए, एनर्जी के लिए खाते हैं खाना। इतना समझ में आ गया? आगे यहां पर चले, एनर्जी जरूरी है तुम्हारे पास, एनर्जी आउटसाइड द बॉडी, दिस एनर्जी कम फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी। भाई तो हम खाना है वो तो हम बाहर से ही खाते हैं ना, तो वो तो आउटसाइड से आता है तुम्हारे पास में, आउटसाइड द बॉडी। सो देयर मस्ट बी प्रोसेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू द ऑर्गेनिज्म। तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे हम एनर्जी को ले पाए, एक तरीका हो, एक ट्रांसपोर्ट करने का हो, जिससे हमें कंटिन्यूसली एनर्जी सब मिलती रहे। और आप खाना खाते रहेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। ये भी नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे खाते ही रहें, कभी आप धरती पे बोझ बन जाए, विच वी कॉल फूड। देखो ये कह रखा उन्होंने, तो तरीका होता है जो हमें आउटसाइड से किससे फॉर्म में मिलता है बताओ, यहाँ पे क्या है, फूड से मिलता है। टू द इनसाइड ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, जो किस में आता है तुम्हारे पास, न्यूट्रिशन में। खाना जो तुम खा रहे हो ये सब न्यूट्रिशन का वो है। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल बी आल्सो रिक्वायर्ड फॉर नीड फ्रॉम आउटसाइड। जैसे कि आप खाना खाते हो तो आपको खाने के अलावा जो एनर्जी है आपके फूड में, प्रोटीन्स होती है, विटामिन होते हैं, आपके पास फाइबर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन के बिना बॉडी नहीं बन पाएगी, बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। विटामिन के बिना आपका जो, अगर प्रोटीन है विटामिन नहीं है तो भी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो खाने में सारी चीजें होती हैं सर, फूड में ऐसा क्या होता है जो हमें मिलता है, वहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पेट, ये सब बात करेंगे बाद में। अब देखो, जब ये नाम हम कह रहे थे, अब जो तुम खाते हो खाना, सर हम खाना खाते हैं, हमारे फूड जो होता है खाना, आपने कहा फूड होता है, फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट।
सर कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, एक नाम बताओ छोटा सा सिंपल के लिए, अभी बाद में करेंगे डिटेल में। ग्लूकोज का नाम सुना है आपने? हाँ सर सुना है। और ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो इसमें कार्बन है क्या ना है सर? में C6 क्या है? अरे भाई 6 कार्बन है ये, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। जब ये टूटेगा तुम्हारे पास में तो केमिकल रिएक्शन तो होगी। और अभी मैंने कहा था ब्रेक डाउन या टूटने को क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म। तो ये सब होगा तुम्हारे पास। अब इन सब जब इसको तोड़ोगे आप, और कुछ बच्चे गए क्लासरूम में ग्लूकोन डी लेकर जाते हैं, एक्चुअली ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज तुम्हें इमीडिएटली एनर्जी देता है। जो तुम ग्लूकोज को लेकर जाते हो वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट है, और उससे हमें एनर्जी मिलती है। और हमें आज तक पता ही नहीं था, हम तो बस पीते थे उसे, तो अब पता चल गया ना ये। अभी और भी जानोगे, अभी सिर्फ मैंने थोड़ा सा वो बताया है। तो देखो ये फूड सोर्स क्या होता है? कार्बन बेस रहे, इनमें कार्बन ही तो है। फूड में कौन है? कार्बोहाइड्रेट था। और कौन होता है? प्रोटीन होता है। और कौन होता है? विटामिन होते हैं। और कौन होता है सर? फैट होते हैं। और ईटीसी बहुत होते हैं भाई। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सब। अगला देखिए हमारे पास में, आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड। जो एनर्जी हमें मिल रही है ये सब अलग अलग हो सकती है भाई। वेरिड का मतलब डिफरेंट। सिंस द इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जो हमारा बाहर का इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, ये हमारे कंट्रोल में थोड़ी है। कहेंगे सर हमारे कंट्रोल में? हमारे कंट्रोल में तो चींटी भी नहीं है। हम खुद के कंट्रोल में खुद नहीं है, और को क्या कंट्रोल करेंगे? इन्वायरमेंट तो भाई बहुत बड़ा है, तो ये कंट्रोल में नहीं है आपके। द सोर्स ऑफ एनर्जी therefore needed to be broken down or built up in the body। क्या कह रहा है वो? जो तुम्हारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनको बॉडी में ब्रोक कर मतलब तोड़ना पड़ेगा। और भाई जब तोड़ेंगे, ग्लूकोज टूटता ही तो है जब एनर्जी तो मिलती है। आपने ग्लूकोज को पी लिया तो ग्लूकोज का होगा ऑक्सीडेशन, एक्चुअली नाम ऑक्सीडेशन होता है। तो वहां पर ऑक्सीजन निकलेगी, CO2 निकलेगी, और एनर्जी मिलेगी तुम्हें। एनर्जी हमारी बॉडी इस्तेमाल कर लेगी, और CO2 को तुम अपनी नोज के थ्रू बाहर कर दोगे लंग्स की हेल्प से। वो रेस्पिरेशन है। अब मैं बात करूंगा सर, हम O2 लेते हैं और हम कौन सी गैस को रिलीज करते हैं? CO2 को। तो मैं तुमसे पूछूंगा बाद में, जब तुम ऑक्सीजन को लेते हो तो CO2 कहां से आई? भाई तुम ही तो कहते हो ना कि हम किस गैस को ले रहे हैं? ऑक्सीजन को। तो CO2 कहां से आ गई फिर जब आपने ऑक्सीजन को लिया? तो वो आती है हमारे फूड के केमिकल रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उनमें से आती है। बात करेंगे आगे, ये नहीं बोल सकता भाई। तो देखो हमारी बुक में दे रखा है उन्होंने, ये मोलिकुलर मूवमेंट तुम्हारे पास बहुत जरूरी होते हैं मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। और जो आपको बता दिया मैंने, जो मोलिक्यूल से इनका मूवमेंट, कभी कोई बन रहा है कभी कुछ टूट रहा है, तो ये सब मोलिकुलर मूवमेंट में दिखा रखा है उन्होंने। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अब देखो ये जो उन्होंने कहा है केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन कौन से प्रोसेस चलते हैं तुम्हारे पास? एक क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और दूसरा क्या नाम होता है? रिडक्शन। और ये चल रहे होते हैं। अब इन्हीं को हम, आप क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है हमारे फूड का, उससे हमें एनर्जी मिलती है। और ये सारी रिएक्शन, और अब इनको बुक ने कह दिया, एक को नाम कहा है ऑक्सीडाइजिंग और दूसरे को कहा है रेड्यूसिंग। तो वही बात है, घबराओ मत। अब इनको हम देखेंगे, केमिस्ट्री में बताऊंगा मैं आपको डिटेल के अंदर होता क्या है, इसलिए नहीं बताऊंगा आज। इसका सिर्फ ये एक्चुअली जो चल रहा है ये इंट्रोडक्शन है बस इसका। और इंट्रोडक्शन में हम यही जान रहे हैं कि हो क्या क्या रहा है। अब इन टॉपिक को, जैसे कि आपको मैं रेस्पिरेशन कहा, रेस्पिरेशन पूरा डिटेल में है। न्यूट्रिशन कहा है, डिटेल में है। डाइजेशन कहा, ये हमारा डिटेल में है, पूरा चैप्टर इसके बारे में। और ये 11th में जाकर ये टॉपिक ही रेस्पिरेशन के लिए अलग चैप्टर है, डाइजेशन के लिए अलग है, एक्सक्रीशन के लिए अलग है, सर्कुलेशन के लिए अलग है। सच में हाँ है। अगर आप, मैंने बोला भी था बायो की बुक लेना 11th की, और वहां एक यूनिट मिलेगी आपको एंडिंग में, और ह्यूमन फिजियोलॉजी, और वहां पर चैप्टर नंबर 16 से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब देखें ये प्लांट की लीफ है, ये क्या कर रही है? पानी, कोई पानी होता है तुम्हारे पास H2O, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, ऑक्सीजन इससे बाहर रिलीज हो जाती है तुम्हारे पास, और ग्लूकोज ये तुम्हारे पास बन जाता है लीफ में। तो ये सब जो बन रहा है, पानी लिया, CO2 लिया, इनकी हेल्प से क्या है? ऑक्सीजन बनी है तुम्हारे पास और ग्लूकोज बन गया है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब केमिकल रिएक्शन ही चल रही है। तो सारा खेल लिविंग का केमिकल रिएक्शन का ही भाई। अगला देखिए उन्होंने क्या कहा। अगर हम बात करें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की, नाम सुना होगा कुछ बच्चों ने अमीबा का। ये अमीबा है,
अब जो अमीबा होता है, अमीबा सिंगल सेल्ड है। अब सर सिंगल सेल में सब कुछ चल रहा है, तो भाई कुछ जीव ऐसे हैं जो सिंगल सेल्ड है। इंसान की बात करूं तो हम कैसे होते हैं मल्टी सेलुलर, और ये कैसे होता है यूनिसेलुलर। जिनमें सिंगल सेल हो उन्हें यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल अमीबा दे रखा है। ये मल्टी सेलुलर मेनी सेल, ह्यूमन बीइंग मल्टी सेलुलर ही है। प्लांट है ये जो तुम्हारे पास, ये भी मल्टी सेलुलर है। सारे प्लांट मल्टी सेलुलर नहीं है, कुछ होते हैं जो यूनि में आते हैं, बट आपको मल्टी बता रहा हूं मैं। अब वो कह रहा है उनकी कैसे बात करें, इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, कोई अलग से ऑर्गन ना है। भाई जब सिंगल ही सेल है तो लीवर भी नहीं होगा, किडनी ना होगी, हार्ट नहीं होगा। ये सब तो हमारे अंदर है, हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स है, हमारे अंदर तो करोड़ों अरबों सेल है। तो वो क्या कह रहा है, अब उनमें कैसे होता है ये सारा, ये फूड का गैस को एक्सचेंज मतलब बदलना, ऑक्सीजन को लेना, CO2 को CO2 को छोड़ना, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये मतलब हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल से किस तरह रिमूव करते हैं। अब ये एंटायर सर पे ये सब कुछ चल रहा होता है इनके अंदर, ये चल रहा है इनके पूरे सरफेस से। ये देखो ये अमीबा है तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल, ये वाला पार्ट। अब इनके अंदर क्या है, ये सारा ये इनका है सरफेस, तो इस सरफेस से चल रहा है इनके अंदर खाना खाने का भी, बाहर निकालने का भी, और कुछ और काम करने का भी, सब कुछ इसी से चल रहा है। तो सरफेस सारे प्रोसेस। तो ऑल प्रोसेस किससे हो रहा है, सारे सरफेस से। अगर हम बात करें तुम्हारे पास जो मल्टी सेलुलर है, क्योंकि हम है जिसमें, हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर किस तरह चल रहा है, वो एक सेल से नहीं चल रहा। हमारे अंदर क्या है, जैसे कि सांस लेने के लिए रेस्पिरेशन के लिए लंग्स अलग है। हार्ट का काम है ब्लड को भेजना, ब्लड को सर्कुलेट करना, तो हार्ट ने ले लिया। किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, उसने ले लिया। लीवर का काम है चेक करना। तो हमारे अंदर तो हर एक चीज के लिए अलग अलग पार्ट है। और किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करने के अलावा तुम्हारे पास और काम भी होता है सर, क्या, रिमूवल ऑफ दी वेस्ट मटेरियल, वेस्ट क्रिएशन में किडनी हेल्प करती है। अगर मैं ना बोलता कहता सर आपने नहीं बताया हमें वो। सराउंडिंग इन्वायरमेंट सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। अब देखो एक प्रोसेस का नाम ले रहा हूं डिफ्यूजन का, तो एक नाम याद रखें प्लीज, डिफ्यूजन क्या है। इनके शरीर से, अब अमीबा की मैंने बात करी, इनके अंदर O2 को मतलब क्या हो रहा है, ये O2 CO2 को रिलीज करेंगे बाहर, और कौन सी गैस को अंदर लेंगे, O2 को लेंगे। O2 जा रही है, O2 आ रही है, CO2 जा रही है। अब जो एक्सचेंज हो रहा है जिस प्रोसेस से हो रहा है वो डिफ्यूजन है। जो डिफ्यूजन होता है ये क्या है तुम्हारे पास, एक स्लो प्रोसेस होता है। और इंसान, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे अंदर तो बहुत करोड़ों सेल्स हैं, इनमें तो एक ही सेल है। तो हमारी सेल में अगर डिफ्यूजन हो गया, बहुत स्लो है, तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम मल्टी सेलुलर में डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट नहीं है सारे काम करने के लिए। ठीक है, आगे चले हम। अब देखो प्लांट में, प्लांट भी ट्रांसपोर्ट है, चाहे आप प्लांट की बात करें चाहे आप एनिमल की, सब में ट्रांसपोर्ट है। हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट देखो क्या दे रखा है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। उनमें क्या आता है, ब्लड जो लाती है, तो तुम्हारे पास में क्या, ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेस्ट मटेरियल। तो ये सारी बॉडी में चल रहा है कि ना चल रहा है, तो कोई ऐसा प्रोसेस होगा जो उसको ले जा रहा होगा और ला रहा होगा। तो ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं इनके अंदर। तो हमारा जो ब्लड है, जो हमारा ये खून है, जो रक्त है तुम्हारा, ये क्या कर रहा है, O2 को तुम्हारे पास बॉडी में सारे हिस्से में लेकर जा रहा है। फिर वहां से जो CO2 निकल रही है उसको ला रहा है, लंग्स तक लाता है, फिर लंग्स से हम CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो ये सब कर रहा है वो। और वहां पर क्या होता है, बॉडी में वाटर वगैरह की रिक्वायरमेंट है, वो सब वेस्ट को ही बाहर करवा रहे हैं। प्लांट में ये देखो, हमारे अंदर कौन होता है, ब्लड होता है, तो सारा काम ट्रांसपोर्ट में कर रहा है। तो ये तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारा ब्लड। सर हमारे, अब हमें बताइए, प्लांट में तो खून होता ही नहीं है, तो प्लांट में कौन कर रहा है, प्लांट में जाइलम होता है और फ्लोम होता है। तो ये क्या काम करते हैं तुम्हारे पास, ये प्लांट्स के अंदर होते हैं, जो वहां पर क्या कर रहे हैं, जाइलम किसको लेकर जाएगा, H2O को, वाटर को, H2O मतलब वाटर, और इसके अलावा मिनरल को ये वहां तक पहुंचाएगा। फ्लोम ये किसको कराएगा, तुम्हारे पास फूड को, तो वहां पर क्या, जो फूड की रिक्वायरमेंट है ये से पहुंचाएगा। तो जिस तरह हमारे अंदर ब्लड काम कर रहा है, तो प्लांट में कौन कर रहा होता है, जाइलम और फ्लोम।
आ रहा है समझ में? ये वाला पार्ट उन्होंने दे रखा था तुम्हारे पास में। देखो हमने पहले देख चुके हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट है स्पेशलाइज इन फंक्शन दे परफॉर्म। भाई हमारे अंदर तो क्या होता है, स्पेशलाइज ऑर्गन है, अलग अलग काम कर रहे हैं। हार्ट है स्पेशलाइज ऑर्गन ही है, लीवर है स्पेशलाइज है, किडनी है स्पेशलाइज है, लंग्स है वो अलग से है। तो हमारे अंदर तो अलग से एकदम से मतलब बिल्कुल स्पेशलाइज है, उसका काम उसे पता है कि मेरे को ये काम करना है। लीवर कहता है भाई मेरा काम चेक करने का ब्लड को मैं कर लूंगा। हार्ट कहता है मेरा काम ट्रांसपोर्ट का है मैं कर लूंगा। और काम जो तुम्हारा तुम अपना काम करिए। वो सब मिलके काम कर रहे होते हो, अपने अपने कामों ने बांट रखे हैं। अब देखो वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू and with the organization in the body of organism, therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue। अब जो तुम्हारे पास ऑक्सीजन को लेकर गए आप, चाहे फूड को लेकर गए हैं, तो वो कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है तुम्हारे पास पहुंचाने का बॉडी के अंदर। अगला उन्होंने क्या दे रखा है, दिस प्रोजेक्ट प्रॉब्लम since the food and oxygen are now taken up and one place in the body of organism while all the parts of the body need them। अब this situation creates a need for the transportation system of carrying food and oxygen from one place to another। मैंने आपको कहा ना हर एक पार्ट को, हमारे शरीर को, हर एक हिस्से को ऑक्सीजन भी चाहिए। फूड क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए चाहिए। तो वो उन्होंने काम बांट रखा है, ब्लड ये सारा काम कर लेगा। तुम्हारे पास में क्या है, वहां पर न्यूट्रिएंट को सप्लाई करना है, ऑक्सीजन को लेकर जाना है। तो हमारी बॉडी में एकदम से सबने क्या अपने अपने काम वैसे बांट रखे हैं। अब आप खाना खाते हो, खाना तुम खाते हो अपने मुंह से, पहुंचता है पेट के अंदर स्टोमक के में, और वहां से फिर इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल में, लार्ज में, वहां एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड उनको पूरी बॉडी में लेकर जाएगा। फिर सारे शरीर को इस तरह से क्या होता है, एनर्जी मिलती रहती है। इन सब की डिटेल स्टडी करेंगे हम आगे चल के। मैं आपको अभी सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब देखो when chemical reaction use the carbon source and oxygen for energy generation। भाई अभी हमने कहा था ना कार्बन को हम यूज करते हैं, ग्लूकोज था, आपने उससे एनर्जी निकाली, तो ग्लूकोज से भी कौन होता है? कार्बन ही तो होता है। और उससे तुम्हारे पास में क्या है, द क्रिएट बाई प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूजेबल फॉर द सेल ऑफ द बॉडी बट कुड बी हार्मफुल। अब जब आप रिएक्शन होती है, अब देखो ध्यान से, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आप क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो वहां पर क्या है, CO2 बाहर निकलेगी, और तुम्हारे पास कौन बाहर निकल रही है? एनर्जी बाहर निकल रही है। अब जो CO2 है, एक तो ये वेस्ट भी है, और अगर आपने इसको क्या है, ये वेस्ट मटेरियल भी है जब आपने फूड को। और जो ग्लूकोज है, फॉर्मूला क्या था, C6H12O6, ये वाला पार्ट। अब जो तुम्हारे पास CO2 है, अब ये निकला तुम्हारे पास वेस्ट मटेरियल है। एक तो ये तुम्हारे पास यूजलेस भी है, वेस्ट मैटर तो यूजलेस है, और दूसरा ये हार्मफुल भी है। सर हार्मफुल नुकसान क्यों है? अगर CO2 ज्यादा देर तक हमारे बॉडी में रहा तो ये हमें सांस लेने में दिक्कत खड़ी कर देगा। ये बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी करता है मेडिकल के अंदर तुम्हारे पास। ये हमारी ब्लड के पीएच को बदल देगा। आप जब पहुंचेंगे 11-12 आपको जब पता मिल चलेगा ये सब। तो ये जो CO2 बनी है सर कहां से आई? ये ग्लूकोज के टूटने से। इसका जब आपने ब्रेक डाउन करा, तो जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ है, तब ये तुम्हारे पास आई है, ब्रेक डाउन। और एनर्जी को हमारी बॉडी क्या कर लेगी? बॉडी यूज कर लेगी, यूज बाय बॉडी। तो ये तो फायदे के लिए था, और ये हमें बाहर करना है। अब बाहर कौन कराएगा इसको? लंग्स की हेल्प से हम बाहर कर देंगे, फेफड़ों की हेल्प से। देखें आगे। अब ये तुम्हारे पास में, अब उन्होंने बताया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन। अब उन्होंने फिर कह दिया कि भाई एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड है। मैंने आपको क्या कहा एक्सक्रीशन के लिए? हमारी बॉडी में मल्टी सेलुलर में कौन है तुम्हारे अंदर जो हेल्प कराता है? किडनी का नाम लिया था अभी मैंने, और किडनी करती क्या है? एक्सक्रीशन। इसके अलावा ब्लड को फिल्टर भी कराती हो। अब ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like human। बताओ डिफ्यूजन क्यों है तुम्हारे पास? एक तो ये स्लो प्रोसेस है, ये तुम्हारे पास स्लो प्रोसेस है, तो ये पहुंचा ही नहीं पाएगा हमारे हर शरीर के पार्ट में जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो इस वजह से ये तुम्हारे पास में सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है। बुक ने खुद ने कहा है इनसफिशिएंट क्यों है, तो इसका मेन रीजन स्लो प्रोसेस है।
ये क्या करेगा तुम्हारे पास, कांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, कांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, तो इसलिए ये तुम्हारे पास सही ना है। अब बताओ हम कौन कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं लिविंग के तुम्हारे पास, मतलब हम कहते हैं कि लिविंग है, कहीं तुम्हारे पास नॉन लिविंग है। मैंने आपको बता दिया, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, ये सब बता देना, डिस्कस कर दिया है मैंने, आपको पढ़ा दिया हो। अब आपके ये क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। बाहर से हमें बताओ क्या क्या चाहिए, रॉ मेटेरियल यूज बाय बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए भाई बाहर से, और दूसरा आपको कौन चाहिए, फूड, खाना, बाहर से तो आएगा, खाना थोड़ी हमारे शरीर से आता है। अगला क्या कह रहा है, आप व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल मेंटेनिंग लाइफ, अगर आपको लाइफ को मेंटेन रखना है, अगर आपको लाइफ को मेंटेन रखना है तो कौन कौन से प्रोसेस जरूरी है, वही वाला पार्ट है। तो ये भी तुम्हारे पास हो चुका है, डिस्कस्ड। अब जो आपकी अगली क्लास में टॉपिक होगा, यहां पर जो हमने अभी तक देखा था तुम्हारे पास में, वो मैंने आपको बताया ओनली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब हमारी किताब ने आपका अपनी पूरे, जो तुम्हारी सबसे बेस्ट फेवरेट बुक है एनसीईआरटी, इसे अगर आप ओपन करेंगे तो आपको टॉपिक मिलेगा न्यूट्रिशन का। इसको हम डिटेल में अगली क्लास में कवर करेंगे। यहां तक इसको अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा देखें, बट आप कोशिश करना, आपको सब कुछ आ जाएगा। हमने एक वर्ड को देखा है और आपको मैं गारंटी से कहता हूं, आपको जरूर बहुत इतना कुछ सीखने को मिलेगा, शायद आप खुद ये सोचेंगे कि हमें पता नहीं था कि इतना भी सीख सकते हैं। हम जितना हमारी बुक में दे रखा है उसको पूरा 100% कवर करेंगे, हर एक क्वेश्चन आंसर को। अगर आपको ये भी डाउट है कि सर आप इसे मतलब क्या, जो आपने ये करवाया अब आपने क्वेश्चन आंसर नहीं बताए, अगर आप लिखना आएंगे नॉर्मली क्या, तो आपको मैं पीडीएफ की फॉर्म में नेक्स्ट क्लास में उन्हें प्रोवाइड कर दूंगा। और इन सब के जो आपको मैंने पढ़ाया है ये, तो इसको आप क्या करें, इसके मैं नोट्स आपको ग्रुप में डाल दूंगा, और आप क्या काम करें, टेलीग्राम पर वाइटल नीट 92, ये आप क्या होता है सर्च कर ले वहां पर। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको ये पेज वहां पर मिलेगा, चैनल, इस पे आपका जो जितने भी तुम्हारे पास में पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे इस वाले पर। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।